अनुशासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सेवानां विद्यानां यदवस्थितम् इदं माद्यपदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रिता मुखानराः। हम लोग न्यासकार की ये पंक्ति देख रहे हैं। तेषां सावर्ण्य प्रसिद्ध्यर्थम अकार इह शास्त्रे विवृतः प्रतिज्ञायते। कल का ज्ञापक समझ आ गया? दोहराएंगे कोई आप में से? देखिए, मूल काशिका की पंक्ति में ये चर्चा आई थी हमारी कि अ ई उनके आकार को, जो कि स्वाभाविक रूप से समृद्ध है, लोक में समृद्ध प्रयत्न वाला है, उस आकार को महर्षि पाणिनि जी कहते हैं कि हम ये काशिकाकार नहीं कर रहे। ठीक है, तेषां सावर्ण्य प्रसिद्ध्यर्थम अकार इह विवृतः प्रतिज्ञायते से यूं नहीं समझना हमें कि काशिकाकार कर दे रहे हैं। काशिकाकार को तो परंपरा से सूत्रों की व्याख्या प्राप्त हुई है ना, तो सबसे पहले स्वयं महर्षि पाणिनि जी ने विवृत प्रतिज्ञात किया। और महर्षि पाणिनि जी ने किया, इसका प्रमाण क्या है, हमें कैसे पता चले किया है? अंत में जो अ बना रहे हैं उससे पता चलता है, क्योंकि अगर विवृत नहीं किया होता तो फिर उसको समृद्ध तत्व की पुनः प्राप्ति कराने की आवश्यकता नहीं थी, समृद्ध प्रत्यापत्ति करवाने की आवश्यकता नहीं थी। जो कर रहे हैं तो उससे पता चलता है कि महर्षि पाणिनि जी ने अयुण में अ को समृद्ध प्रयत्न वाला होते हुए भी इस शास्त्र प्रक्रिया के लिए विवृत मान लिया, विवृत स्वीकार कर लिया, शास्त्र प्रक्रिया मात्र के लिए विवृत प्रतिज्ञात कर दिया। तो उसी अभिप्राय को यहाँ पर काशिकाकार, क्योंकि उनको परंपरा से सूत्रार्थ प्राप्त हुए हैं, सो वो हमें बता रहे हैं तेषां सावर्ण्य प्रसिद्ध्यर्थम अकार इह शास्त्रे विवृतः प्रतिज्ञायते। अब इसी संदर्भ में इसी पंक्ति में विवृत प्रतिज्ञान का प्रयोजन भी दिया गया था, है ना? क्या प्रयोजन था? सावर्ण्य प्रसिद्ध्यर्थम, ये प्रयोजन दिया हुआ है ना साथ में। हम आकार को विवृत प्रतिज्ञात कर रहे हैं, प्रयोजन क्या है? सावर्ण्य प्रसिद्धि हो जाए। किस किस में सावर्ण्य प्रसिद्धि हो जाए देवकांति जी? ह्रस्व अवर्ण का दीर्घ अवर्ण के साथ सावर्ण्य सिद्ध हो जाए, ठीक है, और ह्रस्व अवर्ण का प्लुत अवर्ण के साथ भी सावर्ण्य सिद्ध हो जाए, ये प्रयोजन दिया था। और इनको सावर्ण्य सिद्ध हो जाए, फिर सवर्ण मात्र ही तो प्रयोजन नहीं है, सवर्ण संज्ञा अपने आप में, तो संज्ञा करना अपने आप में कभी भी प्रयोजन नहीं होता। उस संज्ञा से फिर आगे कोई ना कोई कार्य होना चाहिए, तो उसका कार्य कहाँ दिखाएंगे हम? कि दंडाढ़कम में सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाए, है ना? दंडाढ़कम में सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाए। कल देखा था ना ये उदाहरण हमने, दंड का आकार है और आढ़कम का आकार है, तो इन दोनों की पहले तो सवर्ण संज्ञा हो गई। अवर्ण को, ह्रस्व अवर्ण को विवृत करने से
इन दोनों की प्रथम तो सवर्ण संज्ञा हो गई और फिर पश्चात अकः सवर्णे दीर्घः, इस सूत्र से सवर्ण दीर्घ एक आदेश हो गया, दंडाढ़कम बन गया। और ऐसे ही प्लुत में भी हो सकता है। प्लुत का उदाहरण कल देखा था हमने। देवदत्त अत्र नहीं, इसमें तो हुआ नहीं था। अत्र अजय ऐसा उदाहरण देखा था। तो अत्र और अजय का प्लुत है, तो वहां पे अकः सवर्णे दीर्घ हो करके अत्राजय ऐसा हो जाए, ये प्रयोजन दिया जा रहा है। तो इसी के संदर्भ में हम व्याख्याएं देख रहे थे। तो दो बातें न्यासकार के द्वारा कही गई थी। एक तो न्यासकार ने विवृत का अर्थ क्या कर दिया था, विवृततर, है ना, कि भले ही पंक्ति में पढ़ा है तेषाम सावर्ण्य प्रसिद्ध्यर्थम अकार इह शास्त्रे विवृतः प्रतिज्ञायते, फिर भी उसका अर्थ क्या समझना चाहिए, विवृत तरफ प्रतिज्ञायते। क्यों समझना चाहिए ऐसा, ये बताएंगे देव शौर्या जी। असमृत है और असमृत समृद्ध आकार है, तो उसको पाणिनि आचार्य जी ने विवृत कर दिया। लेकिन उससे भी आ जो है उसका विवृततर है, वो आ विवृततर है या आ विवृततर धर्म वाला है ऐसा कहें तो अकार समृद्ध था, उसको भले ही विवृत कर दिया, लेकिन जिसके साथ हमें सावरणे चाहिए वो आ और औ, वो तो सभी स्वरों की अपेक्षा अधिक विवृततर है, सबसे अधिक विवृततर है। तो ह्रस्व आकार यदि विवृत ही रहेगा और दीर्घ और प्लुत आकार विवृततर अधिक हो जाएंगे, तो फिर ये प्रयत्न भेद ही बना रहेगा। जो हमें आभ्यंतर प्रयत्न का साम्य चाहिए, समानता चाहिए, क्या करने के लिए, सवर्ण संज्ञा करने के लिए, वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो फिर अकः सवर्णे दीर्घः नहीं हो सकेगा। इसलिए विवृतः प्रतिज्ञायते का अर्थ क्या कर दिया, विवृततरः प्रतिज्ञायते। या फिर इस पंक्ति की एक दूसरी व्याख्या भी की थी ना, चलो देवज्योति जी बताएंगे। आचार्य जी के वचन सामर्थ्य से कि विवृत प्रतिज्ञान सामर्थ्यात्। क्या हुआ वचन सामर्थ्य से, सो भी तो पूरी बात बोलिए। जैसे आकार विवृत, अगर आचार्य जी ने बोला है कि विवृततर, तो मतलब जो विवृत है वो भी विवृततर हो जाएगा। नहीं, गड़बड़ बात। और कौन बता रहे हैं? देखो ये पहला व्याख्यान था जिसमें विवृतः प्रतिज्ञायते का अर्थ कर दिया विवृततरः प्रतिज्ञायते। दूसरे अर्थ के अनुसार, दूसरी व्याख्या के अनुसार विवृतः प्रतिज्ञायते का मतलब विवृतः प्रतिज्ञायते ही है, यहाँ पे अर्थ नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ शब्द ठीक बोल रहे हो लेकिन फिर उसको पूरा नहीं बताया आपने। विवृतः प्रतिज्ञायते का अर्थ तो इस दूसरी व्याख्या में विवृतः ही है। ठीक है, विवृततर अर्थ दूसरी व्याख्या में नहीं किया है। फिर विवृतः ही अर्थ रखेंगे तो पहली व्याख्या में जो समस्या दिखा रहे थे वो तो रहेगी यहाँ पर भी। क्या समस्या दिखा रहे थे कि आकार विवृत ही हो पाया आचार्य की प्रतिज्ञा के बाद भी, ह्रस्व आकार केवल विवृत ही हो पाया और दीर्घ और प्लुत आकार तो विवृततर है, तो प्रयत्न भेद बना रहेगा। सवर्ण संज्ञा कैसे करोगे? अब इस प्रश्न का उत्तर है कि नहीं, आचार्य का वचन सामर्थ्य, आचार्य ने जो ह्रस्व अवर्ण को विवृत प्रतिज्ञात किया है, उस आचार्य की प्रतिज्ञा से ही, उस वचन सामर्थ्य से हम यहाँ पर प्रयत्न भेद होते हुए भी सवर्ण संज्ञा मानेंगे, स्वीकार करेंगे। क्यों? अन्यथा यदि नहीं माने तो सवर्ण संज्ञा ही नहीं होनी है अगर, तो फिर आकार को समृद्ध ही रहने देते, विवृत भी क्यों किया? ठीक है ना, विवृत करना व्यर्थ हो रहा है ना। कल इसके जैसा एक उदाहरण देकर के बताया था आपको, क्या, डित करण सामर्थ्याद अभस्यापि तेर्लोपः। जैसे वहां डित करण सामर्थ्य से भ संज्ञा ना होने पर भी टी भाग का लोप हो जाता है, ऐसे ही यहाँ प्रयत्न भेद भले ही रह रहा है, विवृत है ह्रस्व अवर्ण और दीर्घ और प्लुत अवर्ण विवृततर है, प्रयत्न भेद है भले ही, लेकिन फिर भी प्रयत्न भेद होने पर भी आचार्य ने जो अवर्ण को विवृत किया उसके सामर्थ्य से ही यहाँ सवर्ण संज्ञा स्वीकार कर ली जाएगी, सवर्ण संज्ञा मान ली जाएगी।
क्यों? वाक्य पूर्ति करनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि अगर सवर्ण संज्ञा नहीं मानेंगे तो आचार्य का अकार को विवृत करना भी व्यर्थ है, फिर तो समृद्ध ही रहने देना। ठीक है भाई, विवृत करने पर भी सवर्ण संज्ञा नहीं हो पाई, ठीक है, नहीं ही होनी है सवर्ण संज्ञा, तो फिर आचार्य अकार को विवृत भी क्यों करते? क्योंकि विवृत करने से कोई प्रयोजन तो सिद्ध हुआ ही नहीं। ठीक है, प्रयोजन तो सिद्ध कुछ भी नहीं हुआ, तो आकार को विवृत करना भी व्यर्थ हो गया, फिर तो समृद्ध ही रहने देते। तो फिर भी आचार्य जो विवृत कर रहे हैं तत्सामर्थ्य से ये मान लिया जाएगा कि भले ही यहाँ प्रयत्न भेद है फिर भी सवर्ण संज्ञा हो ही जाती है। पंक्तियां फिर से देखिए, आपको पता चलेगा यहाँ पर। अत्र च यद्यपि विवृतः प्रतिज्ञायते इति उक्तम, ये पहली व्याख्या है। अत्र च यद्यपि विवृतः प्रतिज्ञायते इति उक्तम तथापि तेषां सावर्ण प्रसिद्ध्यर्थम इति वचनात् विवृततर इति गम्यते। ये पहला व्याख्यान कर दिया कि विवृत का अर्थ विवृततर हो जाएगा, क्योंकि न ही विवृतस्य विवृततरेण सावर्ण्यम उपपद्यते प्रयत्न भेदात्, क्योंकि विवृत का विवृततर वर्ण के साथ सावर्ण्य सिद्ध नहीं हो सकता प्रयत्न भेदात्, प्रयत्न भेद होने से। ये पहली व्याख्या पूरी हो गई। अब दूसरी व्याख्या, विवृतत्व प्रतिज्ञान सामर्थ्याद् वा अविवृततरस्यापि विवृततरेण सावर्ण्यम भविष्यति। या फिर ऐसे समझे हम कि आचार्य ने जो ह्रस्व अवर्ण के विषय में विवृतत्व की प्रतिज्ञा की है तत्सामर्थ्य से ही, उसी विवृतत्व प्रतिज्ञान सामर्थ्य से ही अविवृतस्यापि विवृततरेण सावर्ण्यम भविष्यति। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। अविवृततर जो है कौन? ह्रस्व अवर्ण। अविवृततर है ना, माने विवृततर नहीं है, वो ह्रस्व अवर्ण, उसका विवृततर जो दीर्घ अवर्ण और विवृततर जो प्लुत अवर्ण है उसके साथ भी सावर्ण्य हो जाएगा, माने प्रयत्न भेद रहते हुए भी आचार्य के वचन से सावर्ण्य हो जाएगा। ठीक है, ये दो व्याख्याएं की थी। और इससे पहले एक और न्यासकार ने चर्चा की थी। यहाँ पर जिज्ञासु की ओर से प्रश्न उठाया गया था कि आप जो सावर्ण्य प्रसिद्ध्यर्थम प्रयोजन दे रहे हैं ना, वो ऐसा कहना तो ठीक है कि ह्रस्व अवर्ण और दीर्घ अवर्ण का सावर्ण्य हो जाए और वहां पर सवर्ण दीर्घ एक आदेश हो जाए, लेकिन ह्रस्व अवर्ण और प्लुत अवर्ण में सवर्ण संज्ञा होने पर भी कोई कार्य तो पाएगा ही नहीं। सवर्ण संज्ञा तो हो जाएगी लेकिन फिर भी आगे अकह सवर्ण दीर्घ कार्य तो पाएगा ही नहीं। क्यों नहीं पाएगा? देव संस्कृति जी थे कल क्लास में, क्यों नहीं पाएगा देव प्रतिज्ञा जी? प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, वो 8वें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है। वो तो बात अभी पूछी ही नहीं, जो पूछ रहे हैं उस पे ध्यान दो। ह्रस्व अवर्ण और प्लुत अवर्ण इन दोनों की परस्पर सवर्ण संज्ञा तो हो जाएगी, क्योंकि जैसे अभी बताया है आचार्य ने अवर्ण को विवृत किया, तत्सामर्थ्य से दोनों की परस्पर सवर्ण संज्ञा तो हो जाएगी। लेकिन अकह सवर्ण दीर्घ नहीं हो पाएगा, ऐसा जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है। तो उसके इस प्रश्न में हेतु क्या है? क्यों नहीं हो पाएगा भाई अकह सवर्ण दीर्घ? ये पूछा जा रहा है आपसे। इतनी सी बात। निषेध हो जाएगा प्लुत प्रगृह्य। गलत बात। चलो वहां तो हो जाएगा जहां पर प्लुत पहले हो और ह्रस्व अवर्ण बाद में हो, और उल्टा हो तो ह्रस्व अवर्ण पहले हो और प्लुत अवर्ण बाद में हो तो तब नहीं हो पाएगा निषेध। हाँ, तब संधि कार्य का निषेध नहीं होगा और हो जाएगा। लेकिन जिज्ञासु तो आप तो बहुत आगे चले गए रिजल्ट पर। बिल्कुल अभी तो जिज्ञासु जो प्रश्न उठा रहा है वो किस दृष्टि को रख करके उठा रहा है वो पूछा जा रहा है केवल। आप बताना देवकांति जी। भाई कल जो उदाहरण लिया था, जैसे अत्र और अजय वाला ही ले लीजिए, अत्र अजय, तो वहां पर अत्र का अ ह्रस्व है और अजय का अ प्लुत है। अब जिज्ञासु कह रहा है कि ये जो ह्रस्व और प्लुत अवर्ण है ना, उन दोनों की सवर्ण संज्ञा तो भले ही हो गई, फिर भी अकह सवर्ण दीर्घ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हेतु बताइए। जिज्ञासु के मन में क्या विचार चल रहा है पीछे? क्यों वो बोल रहा है कि अकह सवर्ण दीर्घ नहीं हो सकता? पूर्वत्र सिद्धम से हो रहा है।
पूर्वोत्तर सिद्धम से क्या हो गया? मतलब असिद्ध हो रहा है जब कौन आपका सिद्ध हो गया? आधी आधी बात बोलते हो, हर बात में मुझे प्रश्न करना पड़ता है, पूरी बात नहीं बताते हो। जब हम आकाश सवर्ण दीर्घ लगाते तो छठा अध्याय का है, तो जो ये सपाद ये इसके सामने जो हाँ, आप व्याकरण पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो है वो नियमबद्धता बहुत आवश्यक होती है। मतलब आपको, आप वो बात नहीं बोलेंगे जो जिस पे ध्यान दिलाना चाहते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब मतलब ठीक है, पूरा बोलो, कुछ कुछ तो बोलते हो आप, जैसे मतलब बीच बीच में से कुछ कुछ अंश उठा के बोलते हो, उस बात को पूरा नहीं करते। हम जब संधि कार्य करने लगेंगे तो वो ये हाँ। अकस्मण दीर्घ की दृष्टि में तो पूर्वोत्तर सिद्धम से संधि कार्य असिद्ध हो जाएगा। देखो क्या बोल रहे हो, संधि कार्य असिद्ध हो जाएगा। संधि कार्य थोड़े सिद्ध हो जाएगा। कौन असिद्ध हो जाएगा? सूत्र सिद्ध हो जाएगा। कौन सूत्र सिद्ध हो जाएगा? बस यही गड़बड़ है, यही नहीं बोल रहे हो शुरू से ही। हाँ जी, प्लुत सिद्ध हो जाएगा। सीधे सीधे बोलिए, एक शब्द बोलना है आपको। आपने 8-2 के किसी भी सूत्र से, दूराधूते चे तो हमने केवल उदाहरण के लिए बोल दिया था, जिस भी सूत्र से अजय के अ को आपने प्लुत किया है वो प्लुत कार्य, चूंकि 8-2 का कार्य है, त्रिपादी का कार्य है, इसलिए वो त्रिपादी का कार्य जो सपाद सप्ताध्यायी का कार्य है अकह सवर्णे दीर्घ, उसकी दृष्टि में असिद्ध हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट बोलना चाहिए, ठीक है। तो जिज्ञासु ने ये समस्या रखी थी कि भले ही आपने ह्रस्व और प्लुत की सवर्ण संज्ञा कर दी, ह्रस्व प्लुत अवर्णों की, फिर भी प्लुत तो चूंकि असिद्ध है। अभी वो दोनों जगह समस्या दिखा रहा है, केवल अत्र अजय वाली स्थिति में ही नहीं, देवदत्त अत्र वाली स्थिति में भी समस्या दिखा रहा है कि दोनों स्थितियों में ही प्लुत तो असिद्ध हो जाएगा, और प्लुत असिद्ध हो जाएगा तो प्लुत जब दिखेगा ही नहीं तो आप ह्रस्व अवर्ण के साथ उसकी संधि कैसे कर देंगे? ठीक है, तो संधि नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूर्वोत्तर सिद्धम के कारण से जो त्रिपादी का कार्य प्लुत हमने कर लिया है, और अब उसको दूसरा कार्य सपाद सप्ताध्यायी का करने जा रहे हैं। सपाद सप्ताध्यायी के कार्य की दृष्टि में त्रिपादी का कार्य असिद्ध हो जाएगा। ये जिज्ञासु की समस्या थी। अब इसका समाधान, समाधान पहले ही बोल रहे थे आप, समाधान क्या है इसका? कौन बताएंगे आप लोगों में से? इस समस्या का समाधान किया ना फिर समाधाता ने यहाँ पर, बताएं कोई जिनको समझ आया हो। हाँ बताइए। इसमें कुछ ऐसा नहीं है बोलेंगे और कुछ गड़बड़ होगी और फिर वो ठीक होगा, ऐसे ही बोलना आएगा। ऐसे नहीं सोचने की आवश्यकता है कि हम ठीक नहीं बोल पाते तो बोलना भी नहीं है। जो त्रिपादी वो दूराधूते असिद्ध हो गया, तब प्लुत प्रगृह वो प्लुत प्रगृह दूराधूते च असिद्ध हो गया ऐसे मत बोलो। ये तो सूत्र की असिद्धता तब देखनी होती है जब हमने कार्य किया ना हो और दो कार्य प्राप्त हो रहे हो। सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र भी प्राप्त हो रहा हो और त्रिपादी का सूत्र भी प्राप्त हो रहा हो, तब तो हम कहेंगे कि नहीं, इस सूत्र की दृष्टि में ये सूत्र सिद्ध हो गया। लेकिन अब तो आप प्लुत कार्य तो पहले ही कर चुके हो ना, तो अब सूत्र मत बोलिए कि सूत्र सिद्ध हो गया, या सूत्र बोल भी रहे हैं तो सूत्र के साथ बोलिए कि इस सूत्र से हुआ जो प्लुत कार्य है वो अकह सवर्णे दीर्घ, इस सवर्ण दीर्घ कार्य की दृष्टि में असिद्ध हो गया। फिर प्लुत प्रगृह अचि नित्यम से प्रकृति भाव किया, इसका मतलब पहले संधि प्राप्ति थी वहां पर। समाधाता, अब समस्या हमारे सामने, समाधाता क्या उत्तर दे रहा है शुरू से बोलिए। वहाँ प्लुत पूर्व में है, अच बाद में है, तो दोनों में संधि प्राप्ति थी पहले, इसलिए प्लुत प्रगृह अचि नित्यम से प्रकृति भाव इसलिए किया गया क्योंकि पहले संधि विपरीत होने से संधि प्राप्ति थी वहां पर। ये पहले हम बोलिए, तो वहां पे प्रकृति भाव हो गया प्लुत प्रगृह अचि नित्यम से। कहाँ पर? वो देवदत्ता अत्र पर, यहाँ पर कैसे हो गया? सबसे पहले तो जैसे ही प्रश्न आया ना हमारे सामने जिज्ञासु की ओर से कि आपके इन दोनों ही प्रसंगों में संधि नहीं प्राप्त हो रही,
यहाँ पर और यहाँ पर। जिज्ञासु ने समस्या दी है कि संधि यहाँ पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो प्लुत दिख रहा है ये जैसे ही अकः सवर्णिक दीर्घ करने जाएंगे ये दिखेगा नहीं, है ना। तो समाधाता इसका उत्तर देगा। तो उत्तर में सबसे पहले ही तो ये बात आ जानी चाहिए, जैसे यहाँ न्यासकार ने उसी शैली का प्रयोग किया था कि नहीं, संधि हो जाएगी। ठीक है, क्यों? तो सबसे पहले सिद्धांत वाली बात बता दी कि सिद्धः स्वरः प्लुत संधिषु, क्योंकि जो प्लुत है वो स्वर संधियों में सिद्ध ही रहता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि संधि हो जाएगी। ठीक है, तो अब फिर बात आएगी कि आप ये जो सिद्धांत बता रहे हो वैयाकरणों का, सिद्धः प्लुतः स्वर संधिषु, ये जो बात बोल रहे हो ये हम कैसे जाने कि आचार्य इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, आचार्य इस बात को मानते हैं अपने शास्त्र में, अपने अपने व्याकरण शास्त्र में, ये हमें कैसे पता चले? तो फिर आप आगे व्यापक बोलिए। सिद्धः प्लुतः स्वर संधिषु, ये बात कैसे पता चली, इसके लिए व्यापक बताइए, फिर आगे की बात होगी। बोलिए व्यापक। प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम से प्रकृति स्वर प्राप्त हो गया, क्योंकि प्रकृति भाव, क्योंकि आचार्य जी पहले से जानते थे कि वहां पर संधि की प्राप्ति है, इसलिए प्रकृति भाव प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम से प्रकृति भाव कर दिया। ज्ञापक कैसे बताना चाहिए? प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम सूत्र बनाया है आचार्य ने। इसका अर्थ है प्लुत और प्लुत संजक वर्ण और प्रगृह्य संजक वर्ण अच के परे रहते नित्य ही प्रकृति भाव से रहते हैं, अर्थात संधि कार्य को प्राप्त नहीं करते हैं। अब ये जो सूत्र बनाया है आचार्य ने, इसमें जो ये अंश है प्लुताः अचि नित्यम प्रकृत्या भवन्ति, ये अंश व्यर्थ है। ठीक है, ये अंश व्यर्थ होकर के ज्ञापित करता है सिद्धः प्लुतः स्वर संधिषु, सिद्धः प्लुतः स्वर संधिषु। अब जैसे ही हमने कहा कि इस सूत्र का ये अंश व्यर्थ है, तो फिर प्रश्न उठेगा कि कैसे व्यर्थ है। ठीक है, तो कैसे व्यर्थ है? जिज्ञासु ने जैसे ही पूछा कि कैसे व्यर्थ है, तो समाधाता उसको बताएगा कि मैं नहीं कह रहा व्यर्थ है, आपके अनुसार ही व्यर्थ बता रहे हैं, क्योंकि आप ही कह रहे थे ना कि यहाँ पर जो है वो प्लुत तो पूर्वत्रा सिद्धम के कारण से असिद्ध हो जाएगा अकः सवर्णे दीर्घ के करने में। तो यदि असिद्ध हो जाए, यदि असिद्ध हो जाए, पहले प्लुता अचि नित्यम, इसकी स्थिति देखिए, ये वाली स्थिति है ना, ये प्लुत है और ये अच परे है, ये वाली स्थिति तो नहीं बनेगी प्लुता की, प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम, तो ये स्थिति है इस सूत्र की। तो जिज्ञासु ने जब प्रश्न किया कि कैसे आप कह रहे हैं प्लुता अचि प्रकृत्या नित्यम भवन्ति, ये सूत्रांश व्यर्थ हो रहा है, तो समाधाता उसको कहेगा कि आपके अनुसार व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि आपने कहा था पूर्वोत्तरा सिद्धम के कारण ये क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। किसके करने में? ये प्लुत असिद्ध हो जाएगा अकः सवर्णे दीर्घ के करने में। तो जब ये प्लुत असिद्ध हो गया अकः सवर्णे दीर्घ के करने में, तो अकः सवर्णे दीर्घ तो नहीं हो सकता, नहीं होगा ना, ऐसे ही रहेगा। और ऐसी ही तो स्थिति चाहिए आचार्य को, इसी के लिए प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम बनाया है भाई। प्लुता अचि प्रकृत्या नित्यम भवन्ति, ये कह करके भी आचार्य क्या करना चाहते हैं? यही स्थिति रहे, यहाँ संधि होकर के देवदत्तात्र ऐसा प्रयोग ना बन जाए, है ना, ऐसा प्रयोग ना बन जाए, इसी के लिए तो आचार्य ने प्लुता अचि प्रकृत्या भवन्ति नित्यम ऐसा कहा। ठीक है, और ये वाली स्थिति माने जो प्लुता अचि नित्यम प्रकृत्या भवन्ति कह करके जो परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं आचार्य, वो परिणाम तो हमें अपने आप से ही प्राप्त है यदि ये प्लुत असिद्ध हो जाए, है ना, और होना चाहिए, क्योंकि पूर्वोत्तरा सिद्धम सामान्य रूप से यदि अपना काम करे निरपवाद रूप से, तो ये प्लुत असिद्ध होना ही चाहिए। और जब ये प्लुत असिद्ध हो जाएगा तो फिर आचार्य को अलग से प्लुता अचि नित्यम प्रकृत्या भवन्ति ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो व्यर्थ हुआ कि नहीं? कितना अंश व्यर्थ हो गया? प्लुता अचि नित्यम प्रकृत्या भवन्ति अंश व्यर्थ हो गया। लेकिन आचार्य की समाधाता ने कहा है जिज्ञासु को कि आपके अनुसार व्यर्थ हो गया, जैसा आप मान करके चल रहे थे, आप मान के चल रहे थे कि ये प्लुत असिद्ध हो जाएगा, वैसा मानने पर व्यर्थ हो गया। लेकिन आचार्य की कही हुई कोई भी बात तो एक भी शब्द एक भी वर्ण व्यर्थ
नहीं हो सकता, तो व्यर्थ होते हुए किसी न किसी बात की ओर संकेत करेगा, कुछ ना कुछ ज्ञापित करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आचार्य तो प्रामाणिक है, उनकी बात व्यर्थ हो नहीं सकती, उनकी बात तो सार्थक है। वो सार्थक कैसे हो सकती है, वो हमें तर्क से, अर्थापत्ति से वो तथ्य प्राप्त कर लेना है। तो कैसे सार्थक हो सकती है? आचार्य का प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम ये कहना तभी सार्थक हो सकता है जब यहाँ पे ये प्लुत असिद्ध ना होता हो, माने सिद्ध ही रहता हो। ठीक है, सिद्ध ही रहे तभी क्या हो सकता है, सिद्ध ही रहे तब संधि की प्राप्ति हो सकती है, और संधि अभिष्ट नहीं है तब निषेध करना सार्थक हो सकता है। तब प्रकृति भाव विधान कर रहे माने संधि का निषेध कर रहे ना एक प्रकार से, तो तब संधि का निषेध करना, प्रकृति भाव का विधान करना सार्थक हो सकता है। तो ये जो अंश हमें प्रारंभिक रूप से, प्राथमिक रूप से व्यर्थ होता हुआ दिख रहा था, प्लुताः प्रकृत्या भवन्ति अचि नित्यम, इसी अंश ने व्यर्थ होकर के ज्ञापित कर दिया कि नहीं, आचार्य ऐसा देखते हैं कि स्वर संधियों में प्लुत सिद्ध ही रहता है। ठीक है, ज्ञापक बन गया।